हाँ ठीक आवाज है रुमान। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा और आप देख रहे हैं इस वक्त स्क्रीन पर मेरे तमाम सहयोगी धीरेन्द्र पुंडीर, विशाल ठाकुर, रोमानुल्लाह खान जुड़ गए हैं और साथ ही एसीपी वेद भूषण साहब दिल्ली पुलिस हमारे साथ जुड़े हुए हैं और अधिकारी रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। मूसा वाले मामले में क्या कुछ बड़ा खुलासा होने वाला है? क्या हत्याकांड से पर्दा उठने वाला है? इस पर आज हम बात करने वाले हैं और आज हम आपको ये भी बताएंगे हमारे सहयोगियों और एक्सपर्ट्स के जरिए कि इस मामले में अब आगे क्या होने वाला है। सबसे पहले रोमान, मैं आपके पास आ रहा हूं क्योंकि दिल्ली से अब लॉरेंस बिश्नोई जो है वो जा चुका है, लेकिन इसके कनेक्शन क्या क्या हैं और क्यों इसके ऊपर शक हुआ? ये गैंगस्टर क्यों इस मामले में इन्वॉल्व हुआ? मैं आपके पास आ रहा हूं। बिल्कुल, गोल्डी बरार ने जिम्मेदारी ली थी, लॉरेंस बिश्नोई का सहयोगी है और लॉरेंस बिश्नोई ने पूछताछ में दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल को बताया कि सिद्धू मूसावाला की हत्या उसके गैंग ने ही कराई होगी। अपने आप को सेफ करते हुए लॉरेंस बिश्नोई ने खेल खेला ताकि उसका जो दहशत है वो बनी रहे, कायम रहे पंजाबी पॉप इंडस्ट्री, और इसके अलावा वो बॉलीवुड तक बढ़ना चाहता था और इसी वजह से सलमान खान और सलीम खान साहब को भी चिट्ठी के जरिए धमकी भिजवाई। लेकिन अब बड़ा सवाल ये है कि पंजाब पुलिस बख्तरबंद गाड़ी में लॉरेंस बिश्नोई को पंजाब ले गई है, किसी अज्ञात जगह पर उससे पूछताछ की जा रही है। सूत्र बता रहे हैं कि उसने गौरा नाम के एक और गैंगस्टर का बताया है जो होशियारपुर का रहने वाला है, उसको बुलाकर आमने सामने बैठाकर पूछताछ कराई जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल उठता है कि जिसको लेकर तमाम एजेंसीज, तमाम राज्यों की पुलिस चुप्पी साधे हुए हैं, वो है AN-94 असॉल्ट राइफल जो रशियन मेक है, और इसके अलावा कुछ शूटर्स ऐसे थे जिनकी लोकेशन वहां मानसा से ट्रैक होते हुए नेपाल में जाकर खत्म हुई। मतलब क्या विदेशी शूटर्स का इस्तेमाल इसमें हुआ था? क्योंकि AN-94 एक ऐसी असॉल्ट राइफल है जो AK-47 और AK-56 से बहुत आगे की है। उसको चलाने के लिए विशेष ट्रेनिंग दी जाती है, उसके बाद ही कोई चला पाता है। तो जो छोटे मोटे शूटर्स पकड़े हैं, क्या उनको AN-94 चलाने की ट्रेनिंग दी गई थी? अगर दी गई थी तो किसने दी थी? और लॉरेंस बिश्नोई के अंतरराष्ट्रीय गैंग्स और गैंगस्टरों से संबंध जगजाहिर हैं, चाहे वो अनुराधा चौधरी के जरिए हो या गोल्डी बरार के जरिए हो। और विदेशों में कई ऐसे गैंग्स हैं जो AN-94 उनके पास रहती है। रशियन मेड गन है जो रशियन आर्मी इस्तेमाल करती है और रशिया ने इसे कभी बाहर नहीं भेजा। कैसे ये आई और किसने चलाया? कहीं ऐसा तो नहीं कि जो विदेशी शूटर्स आए थे उन्होंने ही हत्याकांड को अंजाम दिया और बाकी के जो यहाँ के रंगरूट शूटर्स थे वो कवर अप दे रहे थे? ये एक बड़ा मुद्दा है जिस पर एजेंसीज अभी चुप्पी साधे हुए हैं और इसके जवाब शायद मुझे लगता है कि लॉरेंस बिश्नोई से हासिल करने की कोशिश में पंजाब पुलिस भी जुटी है। विशाल, कहा जा रहा है कि बिश्नोई से पूछताछ होगी तो बहुत सारे राज खुलकर सामने आ जाएंगे और अब ज्यादा वक्त लगेगा नहीं इस हत्याकांड से पर्दा उठने में, क्योंकि बहुत सारे फैन है मूसावाला के। तो राजनीति जगत से लेकर तमाम हलकों में इस मर्डर ने बेचैनी बढ़ा दी थी। बिल्कुल, जिस तरह से जो लॉरेंस बिश्नोई है, कल रात को जिस तरह से दिल्ली लाया गया और सुबह आज करीब 4:30 बजे मानसा कोर्ट में उसको पेश किया गया और उसके बाद उसे जो मोहाली खर्ड है, CIA ऑफिस है, वहां पर रखा गया है और पूछताछ जो है उससे जारी है। करीब आज 50 सवाल जो थे वो उससे पूछे गए हैं। 4 टीमें जो हैं उससे पूछताछ करेंगी और करीब 350 से ज्यादा जो है वो सवाल जवाब उससे लिए जाएंगे। जो इसमें लेटेस्ट अपडेट है वो ये है कि जो सिद्धू मूसेवाला की हत्या में जो हथियार इस्तेमाल किए गए थे, तो जो हमारे सूत्र है वो ये बता रहे हैं कि उसकी लोकेशन जो है वो कहीं ना कहीं ट्रेस हुई है। जो लॉरेंस बिश्नोई से जो पूछताछ हुई है उसमें ये कुछ निकल कर आया है कि वो हथियार कहां पर है, तो उसको जो है पंजाब पुलिस अब ट्रेस कर रही है। लेकिन जिस तरह से जो हत्या की गई है, रैकी की गई है, कितने लोग इसमें इन्वॉल्व थे, क्योंकि लगातार पंजाब पुलिस जो है जो SIT बनाई है वो धरपकड़ कर रही है, रोज कोर्ट में जो उन्हें पेश किया जा रहा है। पिछले कल भी मोहाली से 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, उन्हें आज कोर्ट में पेश किया गया, उनका रिमांड लिया गया है। तो लगातार धरपकड़ जो है वो पंजाब पुलिस लग रही है। लेकिन जिस तरह से अब लॉरेंस गया है, तो जो मेन हत्यारा है, कौन इसके पीछे है? क्या गोल्डी बरार है, क्या लॉरेंस बिश्नोई है, या फिर जिस तरह से रुमान कह रहे हैं कि जो हत्यारे हैं वो विदेशी हैं, क्या उन्हें वहां से हायर करके यहाँ पर लाया गया था? क्योंकि जिस तरह से जो असॉल्ट राइफल का इस्तेमाल किया गया है, रुमान जिस तरह से बता रहे थे कि वो कोई प्रोफेशनल ही उसको यूज कर सकते हैं। तो ये सब जांच का विषय है और पूछताछ, कड़ी पूछताछ जो है आज मोहाली के खर्ड में CI का जो हेडक्वार्टर है वहां पर चल रही है। भूषण जी, ये अब तार जो है विदेश से ही नहीं बल्कि मूसावाला मामले में अब जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं और जैसा कि विशाल हमारे सहयोगी बता रहे हैं,
कि हथियार के बारे में पता चल गया है कि कहां पर हथियार मिट्टी के नीचे दबा कर रखा गया है। ये तमाम लिंक काफी हैं क्या इस मामले में लॉरेंस बिश्नोई हो या फिर जो बाकी आरोपी हैं उनके खिलाफ? देखिए विद्या जी, अभी तक पंजाब पुलिस अंधेरे में हाथ मार रही है। उनके हाथ में अभी तक कोई कंक्रीट ऐसी चीज नहीं आई कि वो एस्टेब्लिश कर सकें कि मोटिव क्या था और क्या तमाम जो गैंग था, जो 8 शूटर्स बताए जा रहे हैं, उनकी क्या लोकेशन है। और अभी जो AK-94 असॉल्ट राइफल का नाम जिक्र किया गया है, ये ना तो पंजाब पुलिस के पास है ना यूपी पुलिस के पास है। इट्स आर्मरी बेस्ड, आर्मी वालों के यूज की चीजें है। वो कैसे आई, तमाम चीजें पर्दे की चीजें हैं। अभी जहां तक बिश्नोई का संबंध है, वो कहा जाता है ना, इट्स हार्ड पोटैटो टू बॉयल। इतना आसान नहीं है कि 7 दिन में वो सारी बातें एकदम बता देगा। वो इतना माहिर और खतरनाक किस्म का अपराधी है। वो पुलिस को किस डायरेक्शन में ले जाएगा, मिसगाइड करके ले जाएगा, कहाँ ले जाएगा, ये तो पंजाब पुलिस जानेगी, इन्वेस्टिगेशन के दौरान आएगा। परंतु इसके तार जैसे रिंदा जो ISI का एजेंट बताया जाता है, पाकिस्तान बेस्ड है, उससे भी जुड़ते नजर आ रहे हैं। उसके अलावा गोल्डी बराड़, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि गोल्डी बराड़ जो सूत्रधार था, इसको जो कनाडा के अंदर बेस्ड है, उसके खिलाफ हालांकि पंजाब पुलिस ने CBI से रिक्वेस्ट की है कि रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया जाए, उसके खिलाफ इंटरनेशनल वारंट जारी किया जाए, जो कि बहुत मुश्किल है उस तक पहुंचना। हो सकता है वो कनाडा में हो सकता है, वो टाइम इतना है कि उसके पास दूसरे कंट्री में उसने असाइलम ले ली हो, शरण ले ली हो। आपको याद होगा कि हिंदुस्तान में करीब 122 ऐसे भगोड़े हैं जो दूसरे कंट्रीज में ओपनली या छिपकर रह रहे हैं, जिसमें मालिया और पता नहीं कितने जो गुलशन कुमार के हत्यारे थे, वो आज तक नदीम शमन नहीं आए। बहुत सारी लंबी लिस्ट है जो आज तक हिंदुस्तान की क्लच में, कानून की जर्द में नहीं आए। तो ये संभावना है कि शायद जो असली जो क्रिमिनल है, शायद उन तक पहुंचना पंजाब पुलिस के लिए मुश्किल होगा। एक चैलेंज और है पंजाब पुलिस के लिए, क्योंकि वह आम आदमी पार्टी की सरकार है और केंद्र सरकार से उनके रिलेशन अच्छे नहीं है। अभी आपने हाल में देखा होगा कि पंजाब पुलिस ने चाहे मोहाली में चाहे दूसरी जगह पर जो दिल्ली के कुछ राजनीतिक लोग थे या राजनीति से जुड़े लोग थे, उनके खिलाफ कुछ मुकदमे दर्ज किए, जो कि काफी डिबेट का एक सब्जेक्ट रही कि क्या वो जस्टिफाइड एक्शन था, नहीं था। बड़ी सारी कंट्रोवर्सी हुई। जो पंजाब पुलिस और दिल्ली पुलिस में जो तलखी और जो डिफरेंसेज आए, पहले बहुत अच्छे कोऑर्डिनेट रिलेशन हुआ करते थे, क्योंकि पंजाब जो पुलिस रूल्स हैं वो ही दिल्ली के अंदर लागू थे। 5 स्टेट, हिमाचल, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, इस तरह 5 स्टेट एक ही पुलिस मानी जाती थी और एक ही IG DIG होता था। जो नजदीकियां और जो प्यार संबंध थे, वो दोनों में कड़वाहट आ चुकी है, डिफरेंसेज आ चुके हैं। ठीक है, अदालतों का निर्णय है कि वो उसको लेकर चले गए हैं। आपको याद होगा कि बिश्नोई से सबसे पहले मुलाकात दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने की थी। हालांकि बहुत कुछ ऐसा कंक्रीट निकाल कर दिल्ली पुलिस भी एस्टेब्लिश कर पाई कि इस तमाम जो हत्या थी या उसका एम्बुश था, उसके पीछे किन लोगों का हाथ था। क्योंकि जो ये मूसे वाले थे, वो गन कल्चर को सपोर्ट करने वाले थे। वो तमाम उनके यदि आप गाने सुनो तो तमाम में कहीं रिवॉल्वर, कहीं स्टेन गई, कहीं और दूसरी तरह की गन। यहाँ तक कि ये कहा जाता है जब पंजाब के किसी थाने में जाते थे तो अपने कंधे पर गन लेकर जाते थे, तो उसी गन का वो शिकार हो गए। हालांकि मेरा मानना ये भी है, या मेरी जानकारी कहती है कि वो खुद किसी गैंग से इन्वॉल्व नहीं थे। वो किसी गैंग का एक निशाना जरूर रहे होंगे, क्योंकि उनके पास बहुत सारा अथाह नाम, पैसा, सब कुछ उनके पास आने लगा था। तो चूंकि एक राइवलरी होती है कि कैसे अपने कंट्रोल में रखा जाए, पैसा उनसे एक्सटॉर्ट किया जाए, तो तमाम गैंग्स इस तरह के लोगों पर वाच रखते हैं, निगाह रखते हैं। और पंजाब में तो आपको पता है कि ड्रग्स का और तमाम चीजों का एक बहुत बड़ा एक अड्डा, एक केंद्र रहा है। हमारा सीमावर्ती जो है प्रांत है पंजाब, बड़ा डेलिकेट और बड़ा सोफिस्टिकेटेड है, पाकिस्तान के बॉर्डर से लगा हुआ है। तो ये बहुत जल्दबाजी होगा कि बिश्नोई अब हाथ आ गया है तो सारे पर्दे खुल जाएंगे। इसमें बहुत सारे पेच हैं, इतना आसान नहीं है। अभी तक जो 8 आइडेंटिफाई किए गए थे, उनमें केवल एक उत्तराखंड देहरादून से उसकी अरेस्ट संभव हो पाई है, और उससे ज्यादा कुछ पंजाब पुलिस अभी तक निकलवा नहीं पाई है। बल्कि मेरा कहना है कि यदि इस केस की इन्वेस्टिगेशन फास्ट तरीके से, कंक्रीट तरीके से करनी है, तो इस केस की इन्वेस्टिगेशन CBI या NIA द्वारा कराई जाए। पर पंजाब सरकार की मजबूरी ये है, क्योंकि वो अब यदि उनको थूक कर चाटना पड़ेगा, मैं यहाँ तक कहने वाली बात है, क्योंकि शुरू में उन्होंने मना कर दिया कि हम खुद इस केस की इन्वेस्टिगेशन करेंगे। अब उनकी एक प्रतिष्ठा भी दांव पर लगी हुई है कि यदि उस केस को वर्कआउट करने में फेल हो जाते हैं तो माना जाएगा कि जो पॉलिटिकल बॉसेज हैं पुलिस के ऊपर बैठे हैं, वो पूरी तरह से फेल हो गए हैं। और पंजाब में जिस तरह से दिन में एक मर्डर एवरेज आ रहा है,
उससे ये साबित हो रहा है, ये लग रहा है, लोगों को लगने लगा है कि पंजाब में जो पुलिस पर जो नियंत्रण था वो बिल्कुल फेल हो गई है आम आदमी पार्टी की सरकार। और एक जो ठीक है। पॉलिटिकल बॉसेज है, जो उनका स्टेचर जो कद होना चाहिए था वो कद नहीं दे पा रहे पंजाब पुलिस को, प्रॉपर डायरेक्शन वहां के गृह मंत्री या सीएम नहीं दे पा रहे हैं, जिसकी वजह से वहां लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन दिन पर दिन खराब होती जा रही है। ऐसा आकलन है तमाम सोशल मीडिया का और लोगों का। आने वाले वक्त में पता लगेगा कि कितनी जो ठीक है उनकी लुभावने बातें हैं वो पूरे कर पाएंगे, क्या पुलिस उनके चलिए, अंडर ठीक है। कंट्रोल के अंदर है, क्या उनके जो उनकी जरूरत है, जिस हिसाब से 424 लोगों की सिक्योरिटी बिना सोचे समझे हटा दी गई, अचानक हटा दी गई, जिसका प्रॉपर आकलन नहीं किया गया। और एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि पब्लिक डोमेन में डाल दिया गया, मतलब 424 लोगों की जान को आपने खतरे में डाल दिया कि जाओ और इन लोगों को कभी भी आप आसानी से मार सकते हो। जिस दिन वो 424 लोगों मैं की वापस आपके पास आऊंगा। हटाई गई, वरिष्ठ सहयोगी धीरेन्द्र पुंडीर भी हमारे साथ जुड़े हैं। धीरेन्द्र जी, एक बात यह है कि लॉरेंस बिश्नोई की गिरफ्तारी से क्या गुत्थियां सुलझती हुई नजर आ रही हैं, या फिर अभी और इंतजार करना चाहिए, क्योंकि पुलिस हो या फिर जो जांच एजेंसियां इस पूरे मामले में जांच कर रही हैं, उन लोगों को थोड़ा सा वक्त लगेगा अभी इस पूरे मामले में खुलासा करने में, या जल्दी कुछ बड़ा खुलासा हो सकता है जैसा कि बात कही जा रही है? मुझे लगता है कि वेद भूषण जी ने बहुत ही एक्सपीरियंस्ड बात की कि अभी तक पहले दिन से हम लोग सिर्फ हवा की बातें ज्यादा सुन रहे हैं, क्योंकि लगातार जो नोटोरियस क्रिमिनल 32-36 केसों के साथ 10-12 साल से वो कर रहा है, जेल के अंदर से ऑपरेट कर रहा है, आप उसको ऐसे आसानी से क्रैक नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि स्पेशल सेल जैसी स्पेशलाइज्ड एजेंसी जाती है, उसके बाद आप फिर पंजाब पुलिस उसको जिस तरह ले गई है, ये गन कल्चर, ये एक माफिया का किस तरह से कंट्रोल्ड हुआ है, और ज्यादातर लोग उसके जेल में है, अगर बाहर देखें या यहाँ है, इसके बावजूद वो शार्प शूटर का इस्तेमाल अगर कर रहा है, मैं अभी फिर कह रहा हूं, क्योंकि ये सब चीजें अभी तक पुलिस की दी गई इनपुट्स के आधार पर हैं, और कोई भी अभी तक जो चेन ऑफ एविडेंस है वो जुड़ती हुई नहीं दिख रही है। भले कोर्ट में बहस होगी इस पर, लेकिन अभी नहीं दिख रही है। मुझे लगता है कि पुलिस अभी बहुत दूर है, ये केस अब राजनीति के दायरे में है, और जिस तरह से पॉलिटिकल पार्टी वहां जो सत्ता में आई है, उसके लिए इस केस को खोलना बहुत बड़ी पहली कामयाबी दिखाई देगी। और आप देखेंगे उसके बाद से जो मर्डर हैं उन पर इसीलिए बहुत ध्यान नहीं है, क्योंकि सब लोग मूसेवाला जो पब्लिक लाइफ में एक बड़े सिंगर के तौर पर था, चूंकि जो जनरल जो उसके गाने थे वो यहाँ कनाडा और तमाम जगह, लेकिन उसके गानों में ड्रग्स, लड़कियां और गन, ये तमाम चीजें जो इस तरह दिख रही है, मुझे लगता है कि इस केस को अभी तक हम दूर से देख रहे हैं। शायद एक सस्टेन्ड और एक लंबी इंटेरोगेशन से कोई रास्ता मिलता, लेकिन वो अभी तक तो नहीं दिखा है। और मुझे लगता है कि पंजाब पुलिस किस तरह से स्पेशल सेल जैसी एजेंसीज के सामने जो स्पेशलाइज्ड टेररिज्म का है, और मुझे लगता है इसमें कोई कारण नहीं है कि एनआईए जैसी एजेंसी को शामिल ना किया जाए, क्योंकि वही अगर आप देखेंगे बाहर बैठे हुए क्रिमिनल्स के साथ उसके संबंध है, जो टेररिज्म के साथ इन्वॉल्व है, तो ये एक पूरा सिस्टम है जिसको मुझे लगता है क्रैक करने में अभी तो बहुत, मुझे तो नहीं दिख रहा है कि अभी कोई इस तरह का लीड या इस तरह का सीरा इनके हाथ में। अभी बहुत बड़ा रहस्य खुलना बाकी है कि आखिर क्या वजह है, इतनी वजूहात क्या काफी थी, और अगर इतनी वजूहात पर ये मर्डर होते हैं तो ये फिर कोई कानून व्यवस्था नहीं दिखाई देती है। जो हम लोग फिल्मों में देखते हैं वो सब चलता है। जेल के अंदर से अगर कोई राज कर रहा है तो उसके बाद और क्या मायने रखेंगे। बुलेट प्रूफ गाड़ियों में आप उसको ले जा रहे हैं, तो हिंदी फिल्मों का वो दृश्य आपके सामने विद्या बार बार आता होगा, जहां लॉ एंड ऑर्डर को एक अपराधी किस तरह रखते हैं। बात तो बहुत सारी चीजें कर सकते हैं, लेकिन मैं इस बात को जरूर कहूंगा कि अभी तक मुझे नहीं लगता कि लॉरेंस बिश्नोई ने अपने सारे पत्ते, तो दूर की बात है आधी भी जानकारी पुलिस से शेयर की। विशाल ठाकुर, एक तो ये कि क्या सरकार ने इस केस को नाक का विषय बना लिया है और सरकार ने ये तय कर लिया है, पंजाब सरकार ने, कि भाई इस केस को सॉल्व करेंगे तो हम ही करेंगे, या फिर जैसा वेद साहब भी कह रहे थे, धीरेन्द्र पुंडीर भी कह रहे हैं कि इसको किसी और एजेंसी को, जांच एजेंसी को दे देना चाहिए, ताकि जल्द से जल्द इस मामले में बहुत सारी चीजें सामने आ सके। हो सकता है पंजाब में राजनीतिक दबाव में बहुत सारी चीजें अभी भी छुप रही हो। देखिए विद्या, जो सिद्धू मूसेवाला का जो परिवार है, उसके माता पिता हैं, उन्होंने जब पिछले दिनों अमित शाह चंडीगढ़ के दौरे पर आए थे तो उन्होंने कहा था कि एनआईए या फिर सीबीआई इसकी इंक्वायरी करें।
तो जो सेंटर के नेता है उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि अगर पंजाब सरकार उन्हें ये प्रस्ताव भेजती है तो उस पर वो अमल करेंगे। दूसरी तरफ जब सिद्धू मूसेवाले की हत्या हुई थी तो उनके परिवार वालों ने पंजाब सरकार से मांग की थी कि सिटिंग जज से जो है इसकी इंक्वायरी कराई जाए, लेकिन जिस तरह से हमारे सूत्र थे तो हाई कोर्ट ने इसमें मना कर दिया था। अब इन्होंने एसआईटी बनाई है और एसआईटी जो है पूरी जांच कर रही है। लेकिन इससे पहले जब इंटेलिजेंस ऑफिस जो मोहाली में वहां पर जो अटैक होता है उसके जो मेन सूत्रधार थे वो अभी तक नहीं पकड़े गए हैं। हालांकि जो पंजाब के डीजीपी हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन जो अक्यूज्ड हैं जिन्होंने जो आरपीजी लॉन्चर चलाया था वो अभी तक नहीं गए हैं। अब जिस तरह से सिद्धू मूसेवाले की हत्या कर दी गई है, एक बड़ा नाम पंजाब में एक जो पंजाबी इंडस्ट्री उसमें एक बड़ा नाम था सिद्धू मूसेवाला, और उसका स्टारडम इतना ज्यादा था कि जब उसका अंतिम संस्कार हुआ था तो लाखों के हिसाब से लोग वहां पर पहुंचे हुए थे। हालांकि जो जांच है वो लगातार जारी है, लेकिन कड़ी से कड़ी जो है वो कहीं नहीं मिल रही है। कभी जो है वो किसी गिरोह के लोगों को उठा लिया जाता है, कभी किसी गिरोह के लोगों को उठा लिया जाता है। हालांकि अब जिस तरह से बातें कही जा रही थी कि लॉरेंस बिश्नोई को जब यहाँ पर लाया जाएगा तो कई तरह के राज उससे निकलवाए जाएंगे और जो मेन अक्यूज्ड हैं जिन्होंने इसका हत्या को अंजाम दिया है उन्हें पकड़ा जाएगा। लेकिन फिलहाल अभी तक अगर पिछले इंसिडेंट की बात करें, जिस तरह से जो आरपीजी का इस्तेमाल किया गया था वो अभी तक नहीं पकड़े गए हैं। तो कहीं ना कहीं पंजाब की पुलिस का साख का सवाल तो यहाँ पर है, लेकिन जिस तरह से जो जहां तक अभी तक जांच पहुंची है तो कहीं भी ऐसा कोई कंक्रीट सा नहीं लग रहा है कि जांच जो है एक दिशा में जा रही है। और आने वाले वक्त में यानी कि कुछ समय में जो है हम देख सकते हैं कि सिद्धू मूसेवाले के जो हत्यारे हैं उन्हें पकड़ा जाएगा। हालांकि जो लॉरेंस बिश्नोई है अब उससे पूछताछ होती है तो कहां से कड़ियां जुड़ती हैं, कहां विदेशों से वो कड़ियां जुड़ती हैं, ये देखना अब होगा। ठीक है रोमान, लॉरेंस बिश्नोई का इतिहास क्या कहता है? क्या लॉरेंस बिश्नोई को रिमांड पर लेने के बाद अब लग रहा है कि ये केस सॉल्व हो सकता है आसानी से और जल्दी? देखिए, जैसा धीरेन्द्र जी ने कहा कि अभी सिर्फ हवाई टाइप की बातें हो रही हैं। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल सघन पूछताछ कर चुकी है लॉरेंस बिश्नोई से। अब ऐसे में पंजाब पुलिस क्या नया उससे निकलवा लेगी, ये देखना होगा। दूसरी बात ये कि जो अब तक की जानकारी आई है उसके मुताबिक जो पुलिस से जानकारी आई है कि लॉरेंस बिश्नोई ने जेल में बैठकर ये मर्डर कराया। अब लॉरेंस बिश्नोई जेल के अंदर है, पहले साबित करना होगा कि लॉरेंस बिश्नोई ने कोई मैसेज दिया या कोई ऑर्डर दिया, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई का कहना है कि जेल के अंदर मैनुअल के हिसाब से वो मोबाइल इस्तेमाल नहीं कर सकता, ना वो मोबाइल इस्तेमाल करता है और ना ही कोई उससे जब से वो जेल में आया है कोई मिलने आया है। अगर ऐसा साबित होता है कि मोबाइल इस्तेमाल कर रहा है तो जेल अथॉरिटीज भी इसके लिए जवाबदेह है कि आखिर क्यों कर रहा था। तो ये बहुत बड़ा मुश्किल सवाल होगा, बहुत मुश्किल होगा कि ये साबित करना कि लॉरेंस बिश्नोई ने ऑर्डर दिया था। उसने कहा कि मेरे गैंग का काम हो सकता है। दूसरा नाम है गोल्डी बरार का, कनाडा में बैठा हुआ है, जैसा वेद जी ने कहा कि उसके पास बहुत टाइम है, अब कहीं भी फरार हो सकता है। उसका भाई विक्रम बरार वो ऑस्ट्रेलिया में बताया जाता है, वो भी बाहर है। इसके अलावा कौन पकड़ा गया? सौरभ उर्फ महाकाल जो कि पुणे से पकड़ा गया, उसको 50,000 रुपए दिए गए थे कि आप कुछ शूटर्स का इस्तेमाल कर दो। एक और पकड़ा कि बहुत बड़ा कैच है, पुलिस ने अपनी पीठ थपथपाई, केकड़ा नाम का शख्स, उसको 15,000 रुपए दिए गए थे रेकी करने के लिए, जिससे गोल्डी बरार से वो बात कर रहा था। ये तमाम जिन शूटर्स के नाम आए हैं ये फर्स्ट टाइम या 2 टाइम ऑफेंडर्स हैं, छोटे मोटे गुंडे हैं। इनके लिए बहुत बड़ी बात है कि वो किसी गैंगस्टर के लिए काम कर रहे हैं या उससे बात कर रहे हैं। तो अब हासिल क्या हुआ, पकड़े कौन जाएंगे? ये बहुत ही लेस पेड 10,000, 15,000, 5,000 देकर जिनसे काम कराया गया। ये शूटर्स असली AN-94 चलाने वाले जो एक्सपर्ट शूटर्स थे वो कहाँ हैं? और जो बाकी बड़े नाम है उनको कैसे पकड़ा जाएगा? और पकड़ा भी जाए तो फिर उनके खिलाफ ये मामला प्रूव कैसे होगा? इस पूरे मामले में कहा गया कि कोऑर्डिनेशन अनमोल बिश्नोई ने किया है, जो कि लॉरेंस बिश्नोई का भाई है। सचिन बिश्नोई जो रिश्तेदार है, इन दोनों ने किया है। ये दोनों भी फरार है। इनके बारे में कहा जा रहा है कि उम्मीद है कि ये विदेश भाग गए हों। तो आप खुद देखिए कि सिर्फ हवाई बातें हैं, कैसे सिद्धू मूसेवाले के हत्यारों को इंसाफ मिलेगा। क्योंकि अब तक जिन लोगों के नाम सामने आ रहे हैं, जो लोग जद में है पुलिस की, जिनको अभी भी नहीं पकड़ पा रही है पुलिस, वो सिर्फ एक छोटे मोटे शूटर्स हैं, छोटे मोटे गुंडे हैं, फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम ऑफेंडर्स हैं, जो इस उम्मीद में आए थे कि उनको थोड़ा पैसा मिलेगा या बड़े गैंगस्टर के साथ काम कर रहे हैं, उनका नाम होगा, वो भी आने वाले दिनों में बड़े गैंगस्टर बन जाएंगे। तो अब देखना यह है कि स्पेशल सेल ने इतने दिन पूछताछ करके काफी कुछ हासिल किया है, पंजाब पुलिस क्या निकलवा पाती है। वेदभूषण जी, बहुत सारे सवाल रोमान ने उठाए हैं और वो ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब एक पुलिस अधिकारी या पूर्व पुलिस अधिकारी बहुत अच्छे से दे भी सकता है और समझा भी सकता है। जहाँ साहब रोमान भाई ने बिल्कुल ठीक कहा कि अभी तक सारा मामला हवाई चल रहा है, कोई कंक्रीट चीज नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट जो मर्डर के अंदर चीज होती है, वेपन ऑफ ऑफेंस, किस चीज से मर्डर किया गया, चक्कू था, रिवॉल्वर था,
गन थी, AK-47 थी, AK-94 थी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उस आर्म्स की रिकवरी होना, तभी तमाम चीजें कनेक्ट हो पाएंगी। जो अभी तक AK-94 का चलाने वाला और जो उसका हथियार था वो उसके बारे में दूर दूर तक कहीं कोई बात नहीं आ रही, ना इन्वेस्टिगेशन में निकल कर आ रही, ना उसकी रिकवरी हुई है। सारा मामला हवा हवाई है। खोज खोज बोलते हैं ना कि खोजा पहाड़ निकली चुहिया, कहीं से कोई गाड़ी पकड़ ली गई देहरादून में, वो गाड़ी जो जिसको इस्तेमाल की गई थी वो पकड़ ली है, परंतु ना तो गन रिकवर हुई है जिससे असॉल्ट हुआ था, और ना ही उससे कनेक्टेड चीज है। और एक और इम्पोर्टेंट चीज है कि जो यदि आप ध्यान से देखें सारे मामले को, जिस दिन वो लिस्ट निकलती है 424 की, अगले दिन ही उसका मर्डर हो जाता है। इसका मतलब कोई ऐसा नजदीक का आदमी है मूसे वाले की जो तमाम तरह की जानकारियां रखता है। जिस दिन उनको जाना था उस दिन उनके पास जो गाड़ी थी, शायद हमर गाड़ी थी, जिसकी कैपेसिटी केवल 4 है, 4 ही आदमी उसमें बैठ सकते हैं। अब जो 2 उनके पास सिपाही थे, एक का कहना था कि वो बीमार था, एक का कहना, दूसरे सिपाही का शायद उसके फादर बीमार थे और कहीं अस्पताल में गया हुआ था। तो तमाम चीजें कहीं ना कहीं कोई निगाह रखा हुआ था, और वो आदमी केवल अंदर का आदमी हो सकता है। अभी तो उस आदमी तक नहीं पहुंच पाए कि किस आदमी ने बताया कि इनके पास ना गन है ना कोई असला है, केवल 4 आदमी है, फला जगह जाएंगे, फला रूट पर रहेंगे। तो ये इतना आसान काम नहीं है, क्योंकि अभी हम अपने पैर के नीचे वाले आदमी को नहीं पकड़ पाए, हम कनाडा और ISI पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। तो ये इतना आसान काम नहीं है, और लोग धीरे धीरे इस चीज को भूल जाएंगे, क्योंकि अब ये अब 7 दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड के अंदर है, फिर वापस आके फिर तिहाड़ जेल में अपना चले जाएगा। तो इन तमाम चीजों को लिंक एस्टेब्लिश करना कि कैसे ये कम्युनिकेट करता था अपने माइंड की बात को, कि आपको उसको एलिमिनेट करना है या खत्म करना है, तो ये तमाम इन्वेस्टिगेशन का और बड़ी गहन इन्वेस्टिगेशन का सब्जेक्ट है, क्योंकि इसमें कई स्टेट इन्वॉल्व हो रहे हैं। जैसे अभी महाराष्ट्र का नाम लिया गया, आपने देहरादून का, उत्तराखंड का नाम लिया, आपने पानीपत का नाम लिया। इंटर स्टेट क्राइम बोलते हैं इसको पुलिस की भाषा में, और उसके लिए बेस्ट जो एजेंसी है वो CBI मानी जाती है, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में उनके ऑफिस हैं और तमाम उनके पास सुविधाएं मुहैया हैं, और उनके सेंट्रल लॉज की पावर है, वो स्टेट लॉज से ऊपर मानी जाती है CBI इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, जिनके पास तमाम तरह की अधिकार हैं जो कि नॉर्मल स्टेट पुलिस के पास नहीं है। तो वक्त की जरूरत है, वो करें ना करें। दूसरा, इसका एक पॉलिटिकल एंगल भी है, क्योंकि आम आदमी पार्टी पंजाब के अंदर भी आज बैठी है और दिल्ली के अंदर भी आम आदमी पार्टी है। जो जेल है, जेल प्रशासन आम आदमी के डायरेक्ट अंडर आता है। तो मेरा ये कहना है कि क्या सत्येंद्र जैन जो जेल में इस टाइम बैठे हुए हैं, क्या वो कॉफी शाम की उनको मिलती नहीं होगी? क्या जेल मैनुअल के हिसाब से उनको रोटी दी जा रही होगी? मुझे इसमें काफी हद तक शक है, क्योंकि आप भी समझदार एक पत्रकार हैं, मीडिया से जुड़े हुए लोग हैं, तो ये तमाम चीजें पॉलिटिकल बैकग्राउंड में चलती रहती हैं। तो बिश्नोई का जो मामला है, कहीं ना कहीं से इस तरह की चीजों के साथ में लिंक होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि अब यदि उससे कोई एडवर्स चीज यदि निकल कर आती है जो पॉलिटिकल इंटरेस्ट में क्लैश करेगी, तो हो सकता है वो आपको और मुझे पता ही ना लगे, वो मामला वहीं क्लोज होकर पेपर के अंदर वहीं रह जाए। तो ये तमाम चीजें हैं, इसलिए ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरी है, क्योंकि अब जो डिस्ट्रस्ट पैदा हुआ है पंजाब पुलिस के प्रति, उसके लिए उनके लिए भी अच्छा है, इस केस के लिए अच्छा नहीं, पंजाब पुलिस के लिए भी अच्छा है कि जो डिस्ट्रस्ट पैदा हुआ है अक्रॉस इंडिया कि पंजाब पुलिस ऑलमोस्ट फेल हो गई है, या पॉलिटिकल उसके ऊपर जो बादल मंडराए हुए हैं, यदि उनसे निकलना है तो इसकी इन्वेस्टिगेशन किसी एजेंसी को दे दें। अब वो अपनी बात से रिजिड हैं, नहीं कर पा रहे हैं, बाद में करेंगे। अब धीरे धीरे सबूत सारे नष्ट हो रहे हैं। देखिए, अभी 29 तारीख को मर्डर हुआ है, आपके पास में तमाम तरह के पासपोर्ट, वीजा, बाहर भागने की पूरी सुविधाएं हैं, आप किसी भी कंट्री में जाके भाग सकते हैं। तो अब उनका जो क्रिमिनल, जो असल में क्रिमिनल होंगे, हो सकता है वो इंडिया में आपको मिले ही ना। आप ढूंढते रहें, यहाँ तमाम तरह की कहानियां चलाते रहें, वो बेसिर पैर की बातें हैं, उसका ना कोर्ट कोई आधार मानेगी, ना उससे लिंक एस्टेब्लिश हो पाएगा। मैंने पहले बताया, ना असला मिला है अभी तक जिससे राइफल से इस्तेमाल किया गया है, वो कैसे कनेक्ट कर पाएंगे ये तो वही जाने, उनकी पुलिस जाने। परंतु जो मेरा ज्ञान कहता है कि ये केस अभी कहीं पर भी नहीं है, ऑलमोस्ट हवा हवाइया, जो रुमान भाई कह रहे थे, इसमें कोई बहुत बड़ा आधार या बहुत बड़ी कामयाबी पुलिस को नहीं मिल पाई है। स्पेशल सेल दिल्ली पुलिस ने भी पूछताछ की है, वो भी इसमें कोई बहुत ज्यादा जानकारी नहीं दे पाई, दिल्ली पुलिस भी, कि इसमें असल पीछे बैकग्राउंड क्या थी, कौन लोग इसके पर्दे के पीछे थे, कौन लोग पर्दे के सामने हैं जिन्होंने तमाम चीजों को सरंजाम दिया। क्या ये पैसे से जुड़ा हुआ मामला था, क्या ये प्रसिद्धि से जुड़ा हुआ मामला था, क्या ये पॉलिटिकल मामला था, या और किसी चीज से कोई ना कोई जरूर इसके पीछे ताकत थी, क्योंकि ये नॉर्मल शूट आउट नहीं है जा साहब, इसमें 30 गोलियां चलाई गई हैं जानबूझ के, ये एस्टेब्लिश करने के लिए ये आदमी बच ना जाए। इसका मतलब है कहीं ना कहीं बहुत गहरी बात है, जो इतना 30 राउंड फायर किए जाना, वो भी एक स्पेशलाइज्ड वेपन से। तो ये बहुत सारे इंडिकेशंस हैं, बहुत सारे सवाल हैं। आने वाले टाइम में उम्मीद है कि शायद
खुल जाए। पुलिस की कामयाबी इसी में है और सभी लोग, पूरा दुनिया जानती है। जैसा कि अभी दूसरे हमारे बता रहे थे, साथी बता रहे थे कि बड़े पॉपुलर थे ऑस्ट्रेलिया और यूके में और कनाडा के अंदर, तमाम लोग जाना चाहते हैं। मेरा बेटा ऑस्ट्रेलिया रहता है, उसने भी मेरे से पूछा पापा ये क्या हो गया उनके साथ में, तो मेरे पास भी कोई जवाब नहीं है। तो सबको जवाब मिलना चाहिए, पब्लिक जानना चाहती है कि मूसे माले के मर्डर के पीछे कौन लोग थे, कौन ताकत थी। ठीक है विशाल, आखिर में क्या राजनीति रोड़ा है इस केस के खुलने में, और क्या ये पंजाब पुलिस चाहती नहीं है या पंजाब की सरकार चाहती नहीं है कि ये केस किसी और एजेंसी के पास चली जाए? देखिए रुमान, जिस तरह से अब संगरूर उप लोकसभा चुनाव आने वाले दिनों में है और कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर जो है एक बड़ा मुद्दा जो है वो पंजाब में विपक्षी पार्टियों ने उठाया हुआ है। और जिस तरह से जो पहले चाहे हम कबड्डी खिलाड़ियों की बात करें या फिर जिस तरह से जो छोटी छोटी घटनाएं पंजाब में लगातार हो रही है, तो कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना पंजाब सरकार के लिए चुनौती बना हुआ है। और साथ में लोकसभा का उपचुनाव भी आने वाला है, तो कहीं ना कहीं सरकार की साख, खासकर पंजाब पुलिस की जो है वो साख दांव पर लगी हुई है। क्योंकि जो बड़े इंसिडेंट हुए हैं उसमें कहीं ना कहीं सरकार की जो पुलिस है वो कहीं ना कहीं फेल होती हुई नजर आ रही है। चाहे हम इंटेलिजेंस ऑफिस की बात करें, वहां पर भी पंजाब पुलिस जो है वो फेल होती हुई नजर आ रही है। अब इतना बड़ा हत्याकांड हो जाता है और उसमें भी अभी जो कड़ियां हैं वो कहीं नहीं जुड़ पा रही हैं। ऐसे लग रहा है जैसे पंजाब पुलिस खाली हाथ बैठी हुई है, सिर्फ लॉरेंस बिश्नोई का वो इंतजार कर रही थी कि कब वो आता है और उसके बाद कड़ियां जुड़ी जाएंगी। लेकिन पूछताछ किस तरह से होती है, लॉरेंस बिश्नोई क्या बताता है, ये तो बात की बात है। लेकिन फिलहाल पंजाब में इस मुद्दे पर राजनीति हो रही है और कहीं ना कहीं जो पंजाब पुलिस है वो अभी तक फिलहाल खाली हाथ दिखाई दे रही है। बहुत बहुत शुक्रिया विशाल आपका, रुमान आपका, और विभूषण साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर आपसे मुलाकात होगी नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।